हेलो एंड वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसका लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी का। खैर, लेवल तो कहने की बात है, ज्ञान अर्जित करना सबके लिए अच्छा रहता है। इस चैप्टर में केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, या यूं कहें कि एक बेसिक आइडिया को डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो मेनली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का डिस्क्रिप्शन रखती है और साथ ही विश्लेषण भी करती है। और आपने ये तो सुना ही होगा, लिमिटेड रिसोर्स हैं लेकिन अनलिमिटेड डिजायर्स हैं। इस लिमिटेड रिसोर्स के इफेक्टिवली यूज करने के विज्ञान को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स की कई ब्रांचेस होती हैं, लेकिन उनमें दो को मुख्य माना जाता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से हम यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। साधारण शब्दों में डेफिनेशन देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी इंडिविजुअल एक्टर हो कौन सी गुड्स और सर्विसेज को चूज करेगा, अपने लिए चॉइस करेगा, खासकर कि तब जब इंडिविजुअल एक्टर को कोई इंसेंटिव दिया जाए, लालच दिया जाए, या फिर कॉस्ट में चेंज कर दिया जाए, या रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं उनमें बदलाव किया जाए। इन्हीं बातों को यहाँ समझने की कोशिश होती है। यहाँ इंडिविजुअल एक्टर में कोई फर्म भी हो सकती है, मतलब जो प्रोडक्शन करते हो। चलो थोड़ा सा और डिटेल में जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स से तुलना करके समझते हैं। 1929 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। इसके बाद से इकोनॉमिक्स का डोमेन दो ब्रांचेस में बट गया, माइक्रो और मैक्रो में। डिप्रेशन का मतलब ये समझो कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए। एग्जाम्पल से समझो, एक मोबाइल की जब डिमांड होती है तभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोबाइल का प्रोडक्शन करती है। कंपनी इसके लिए मार्केट और बैंक से पैसे उठाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। कंज्यूमर को मोबाइल बेचकर कर्मचारियों को सैलरी और मार्केट और बैंक से जो पैसे लिए हैं उसे वो वापस करती है। ये नॉर्मल मार्केट का सिनेरियो होता है। लेकिन मान लो कंपनी ने पैसे उठा लिए मार्केट से, बैंक से, प्रोडक्शन कर लिया और बाद में डिमांड ही नहीं रही। कंज्यूमर मोबाइल नहीं खरीद रहा है, कंपनी को रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और बैंक और मार्केट से लिए गए पैसे वापस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कंपनी के साथ साथ बैंक्स भी डिफॉल्टर हो जाएंगे, मार्केट क्रैश हो जाएगा। यूएसए के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव यूएसए के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ा। देखिए, इसे ग्रेट डिप्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमी में डिप्रेशन का आना एक नॉर्मल सी बात है। ये कुछ वर्षों या कुछ समय अंतराल पर आता रहता है और कुछ इंसेंटिवाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद ये लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन 1929 के दौरान जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उस समय ये जो डिमांड थी या डिमांड का घटना था, परसिस्ट रह गई, यानी कि बहुत लंबे समय तक कोई डिमांड ही नहीं थी। जरूरत पड़ने पर इसकी एक डिटेल वीडियो जरूर बनेगी। फिलहाल के लिए बस आप इतना जानते रहिए कि इतिहास में ऐसा भी कुछ हुआ था। नॉर्मल सा एक आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए। टमाटर की डिमांड आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा रही, लेकिन कुछ दिनों बाद इसी टमाटर की डिमांड घट जाएगी और इसे कोई पूछेगा भी नहीं। तो बस आप ये समझते रहिए, डिप्रेशन का आना किसी भी इकोनॉमी में नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये जब लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो ये परेशानी का कारण बन सकती है। जैसा कि 1929 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया डिप्रेशन था। ये तब तक चलता रहा जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हो गई। यानी दोबारा डिमांड कब जनरेट होने लगी? जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और कई देशों को हथियार या बहुत सी चीजों की जरूरत होने लगी। ऐसे में कंपनीज को मौका मिला कि वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। वॉर शुरू हुई तो डिमांड क्रिएट हो गई। इस दौरान महान अर्थशास्त्री जॉन मायनार्ड केन्स ने 1936 में अपनी एक बुक पब्लिश की और इस डिप्रेशन से लड़ने के तरीके के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताया। जॉन मायर्ड केन्स को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिग और माइक्रो का स्मॉल। यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक फॉरेस्ट या जंगल की बात करेगा, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होगी जंगल के केवल एक पेड़ की।
माइक्रो इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए बॉटम अप अप्रोच और मैक्रो इकोनॉमी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। इकोनॉमी का विश्लेषण करने के लिए यानी एनालाइज करने के लिए माइक्रो इकोनॉमी ये समझने का प्रयास करती है कि कंज्यूमर किस आधार पर चॉइस कर रहा है और वो इनकम कैसे अर्न कर रहा है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ग्रोथ के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करता है। आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि ये इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी पूरक हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल, अगर महंगाई बढ़ती है तो ये मैक्रो इफेक्ट है और इसके कारण रॉ मटेरियल जिससे फाइनल गुड्स बनते हैं की कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में कंज्यूमर को ज्यादा पे करना होगा सेम प्रोडक्ट के लिए, तो पर्सन उसी अनुपात में अपनी चॉइसेस क्रिएट करेगा। ऐसे में कंज्यूमर को ज्यादा पे करना होगा सेम प्रोडक्ट के लिए। ये माइक्रो इफेक्ट है। अब आप बुक रीड जरूर करेंगे, वीडियो सपोर्ट के लिए है। इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि बुक को आप इग्नोर करेंगे, खासकर बुक का ये वाला पोर्शन। जब मैं बार बार गुड्स एंड सर्विसेज कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज समझिए, गुड्स कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी टेंजिबल होनी चाहिए और इसका प्रयोग हम अपनी डिजायर्स या नीड को फुलफिल करने के लिए कर सकें। और सर्विसेज यानी कि सेवाएं इंटेंजिबल होती हैं, जैसे YouTube सर्विस दे रहा है, मैं दे रहा हूं, और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हम तीनों अपनी सेवाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सेवा प्राप्त करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप मोबाइल को टच कर सकते हैं तो ये एक गुड्स है यानी वस्तु है। अगला, जब इंडिविजुअल की बात हो तो आपको ये समझना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, परिवार, ग्रुप, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग यूनिट की तरह काम करने वाला हो। और जब रिसोर्स कहा जाए तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है जो किसी अन्य गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरीज आदि। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल को बनाने के लिए लैंड चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए लेबरर होने चाहिए, टूल्स और मशीनरीज भी होनी चाहिए, तभी तो आपको सर्विस मिलेगी एजुकेशन की। आइए अब जानते हैं इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, उसका एक्सचेंज करना, कंजम्पशन करना एक बेसिक एक्टिविटी होती है। लेकिन इन एक्टिविटीज को करने में कोई भी सोसाइटी रिसोर्सेज की कमी का सामना करती है और ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी के सामने चयन की समस्या पैदा करते हैं। यानी सोसाइटी को ये चूज करना ही पड़ता है कि वो स्कैर रिसोर्सेज से क्या बनाएं और क्या नहीं। समराइज करें तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी सोसाइटी को ये निश्चित करना ही पड़ेगा कि वो किस मात्रा में रोटी, कपड़ा, मकान जैसे बेसिक नीड वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी और किस मात्रा में लग्जरी आइटम्स को। लग्जरी गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनके बिना भी जीवन कट सकता है। कार नहीं होगी तो भी जीवन चलेगा, लेकिन एजुकेशन के बगैर तो काम नहीं चल पाएगा। सोसाइटी को ये निर्णय करना होगा कि वो एग्रीकल्चर गुड्स को ज्यादा प्रमोट करे या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, हेल्थ और एजुकेशन को ज्यादा आगे बढ़ाए या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ज्यादा कंजम्पशन वाले गुड्स बनाए जैसे फूड, क्लॉथिंग आदि, या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाए जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें। यहाँ दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस भी सामने आएगी, मतलब प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव हो या फिर ज्यादा से ज्यादा मशीनों के द्वारा हो। एक आम धारणा रहती है कि मशीनों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से रोजगार में कमी आती है, पर यह धारणा उतनी भी सही नहीं है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में दूसरे नंबर पर है, पहले पर ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब बहुत कुछ काम मशीनों से होता है, तो रोजगार भी तो है, हाँ, बस लेबरर्स का स्किल लेवल बढ़ने की बात है। और ये जो ट्रेडिशनल स्किल से अपग्रेडेड स्किल एक्वायर करने तक का ट्रांजिशन फेज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करता है। अब हमारी सोसाइटी में 140 करोड़ से ज्यादा लोग भी हैं, सबको कपड़े भी तो देने हैं, वो भी स्टाइलिश। ऐसे में मैकेनाइजेशन का बढ़ना तो तय है,
समय की मांग भी है, पर पता नहीं क्यों एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन नहीं बढ़ रहा है। खैर, डिबेट यही है, लेबर इंटेंसिव रखें प्रोडक्शन को या फिर मशीन बेस्ड। चलिए अगली समस्या, किसको ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाए, यानी प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी जैसे प्रॉस्परस लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन का लाभ मिलना चाहिए या फिर आपके आसपास के किसी वंचित या गरीब व्यक्ति को। इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर ये होता है कि इकोनॉमी में सभी व्यक्तियों को बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ आदि पूरी होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। ठीक है, ये जो 3 समस्याएं अभी हमने समझी हैं, ये हर देश की इकोनॉमी में होंगी और सोसाइटी को फैसला लेना ही पड़ता है कि स्कैर रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर यानी कि पीपीएफ समझ लो। पीपीएफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो 2 गुड्स के प्रोडक्शन से संबंधित सभी पॉसिबल ऑप्शंस दिखाता है, लेकिन ऐसा करते हुए आपको कई एजम्पशन लेकर चलना है। पहली बात तो ये कि ये 2 गुड्स के बीच में ही होगा, मतलब मान लो इकोनॉमी में 2 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा एजम्पशन ये होगा कि प्रोडक्शन करते समय प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल आदि का फुली यूटिलाइजेशन कर रहा होगा, जो भी पर यूनिट टाइम पर अवेलेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल और इकोनॉमी दोनों पर लागू हो सकता है। अब आप बुक में दिया एग्जाम्पल ही देख लो। अगर इकोनॉमी में कॉर्न और कॉटन 2 ही प्रोड्यूस हैं, तो हमें सभी अवेलेबल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का प्रयोग करके कॉर्न और कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड अलग अलग पॉसिबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहते हैं। जैसे यहाँ ABCDE कई पॉसिबिलिटी दिखाई गई हैं। पॉसिबिलिटी या फिर ऑप्शन ए में देखिए, कॉर्न ना उगा के सारा 10 यूनिट कॉटन उगा लो, या 1 यूनिट कॉर्न और 9 यूनिट कॉटन, ऑप्शन बी के जैसा। ऐसे ही अलग अलग पॉसिबिलिटी को हमने कैटेगराइज कर लिया और इसे ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स कह रहे हैं। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट समझ लिया, तो आगे आपने वो कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और आपको पॉसिबिलिटी सेट से एक अच्छा ऑप्शन चुनना है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, जैसे टाइम लिमिटेड है आपके पास कैरियर बनाने के लिए, या तो इंटरनेट, रील्स, शॉर्ट्स के डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओ, या स्टडी करके आगे निकल जाओ, या फिर दोस्तों के साथ मौज उड़ाओ, या सभी को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ो। पढ़ाई पर ज्यादा समय खर्च करोगे तो दोस्तों को देने वाले समय में कटौती करनी पड़ेगी। यहाँ आपको चॉइस करनी पड़ेगी। सेम इकोनॉमी में हम करते हैं, जो टोटल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उससे हम कॉटन ही उगा लें, या फिर सेक्रीफाइस करके हम कुछ कॉर्न भी उगा लें, यानी खाने के लिए अनाज उगा लें। ले दे करके यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस तो देना होगा। तो जब हम एक गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कितना सेक्रीफाइस करने पर दूसरा गुड्स हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कुछ सेक्रीफाइस करके हमने कुछ दूसरा अचीव कर लिया, और इसके लिए हमने जो सेक्रीफाइस करके कीमत चुकाई हम उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। ये टेबल आप देखते रहिए और इसके आधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। एक ओरिजिन ले लिया, एक्स एक्सिस पर कॉर्न लिखा, वाई एक्सिस पर कॉटन। कुछ पॉसिबिलिटी सेट दिए हैं, उनको एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है, कुछ ऐसे। अब देखो ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है, बस समझाने के लिए है। पॉसिबिलिटी ए को देखो, 10 यूनिट कॉटन है तो कॉर्न 0, यहाँ पॉइंट लगा लो। फिर पॉसिबिलिटी बी को प्लॉट करो, यहाँ कॉटन में 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया तो 1 यूनिट कॉर्न मिल गया। कॉटन में यहाँ अब थोड़ा नीचे पॉइंट लगेगा, कॉर्न में 1 के ऊपर 1। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सी में यहाँ 7 यूनिट यानी 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने पर 2 यूनिट कॉर्न गेन हुआ है। ऐसे ही पॉसिबिलिटी डी और ई को भी प्लॉट करो, फिर इन सब पॉइंट को मिला दो, आपको कर्व मिल जाएगा। इसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कहते हैं। इकोनॉमी में कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये तो बस थोड़े से एग्जांपल हैं। पीपीएफ कर्व के नीचे इस वाले एरिया के किसी भी पॉइंट पर आप इंडिकेट करो वो पॉसिबिलिटी ही है कॉर्न और कॉटन के प्रोडक्शन की।
बस यहाँ से ध्यान रखना है कि इस वाले हिस्से से यानी पीपीएफ कर्व के नीचे से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए कॉर्न और कॉटन के प्रोडक्शन की, इसमें रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। चलो मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, नहीं तो 15 से 20 मिनट की वीडियो तो बस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की ही बनेगी, वो बाद में करेंगे जब ऐसी जरूरत लगेगी। चलो सेंट्रल प्रॉब्लम तो समझ गए हम इकोनॉमी की, अब सॉल्व कैसे होगी? या तो इकोनॉमी में सभी लोग अपना अपना फायदा देखें, इकोनॉमी अपने आप ग्रो हो जाएगी, जैसा कि एडम स्मिथ मानते थे, जिसे आप मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट हो या सेंट्रल अथॉरिटी हो जो इकोनॉमी को प्लान मैनर में रेगुलेट करे, तो इसे ही इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। चलो समझो, ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए एसेंशियल गुड्स चाहिए, फूड, वाटर, शेल्टर, ईटीसी। पर ह्यूमैनिटी के सामने पहला चैलेंज यही है कि ह्यूमन को ये मिले कैसे। इसके दो डायमेंशंस हैं, पहला इसका प्रोडक्शन, दूसरा नीडी पीपल तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई। प्रोडक्शन करना है तो एसेट चाहिए, मनी लगेगी, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब सवाल ये है कि कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा। इस प्रश्न को ध्यान में रखकर कई अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम सामने आए, लिस्ट बन सकती है ऐसे सिस्टम्स की, लेकिन हमें मेनली केवल 3 ही पढ़ना है। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी समझो। ये पहला फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम था जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से इमर्ज हुआ था। ओरिजिन की बात करें तो स्कॉटिश फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने 1776 में अपना एक वर्क पब्लिश किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनके आइडिया को हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बस सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करे, अपने फायदे को ही ध्यान में रखकर इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, सोसाइटी को बेनिफिट अपने आप मिल जाएगा। मान लो आपके पास 10 एकड़ का फर्टाइल लैंड है, आप अपने फायदे के लिए वीट उगाओ, आपको लेबरर की जरूरत पड़ेगी, प्रोड्यूस को सोसाइटी में ही सेल करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। सेल्फ इंटरेस्ट तो प्रमोट हुआ, लेकिन अनइंटेंशनली लेबर और सोसाइटी को भी फायदा हो गया। एडम स्मिथ इसे इनविजिबल हैंड या एनिमल स्पिरिट कहते थे। अब जो क्वेश्चन था कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों, इसका जवाब तो शायद मिल गया। अब आगे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो इससे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन आएगा लेबर स्किल्स में, जिससे लेबर फोर्स की स्पीड, प्रिसीजन और क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब इनविजिबल हैंड के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, यानी डिमांड और सप्लाई के आधार वाला। आप अपने खेतों में वीट उगाओगे या टमाटर, ये आप डिमांड के बेस पर डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करना है तो फायदा देखोगे, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस टू सेल, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट में जो कंपटीशन होगा वो रेगुलेशन का काम करेगा। इस सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए गवर्नमेंट लेसेस फेयर की पॉलिसी फॉलो करेगी। लेसेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन। मतलब गवर्नमेंट मार्केट में या तो इंटरफेयर नहीं करेगी या मिनिमम करेगी, कोई रेगुलेशन नहीं करेगी, ना ही टैक्स इंपोज करेगी। सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी फॉलो होगा। एडम स्मिथ के इस आइडिया के बेस पर 2 इकोनॉमिक सिस्टम दिखे, एक कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी। दोनों डिमांड और सप्लाई के बेस पर काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर इनमें है। जहां कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएशन, प्रोडक्टिव एसेट्स के ओनरशिप पर फोकस करती है, जैसे आपने देखा होगा टेस्ला, फेसबुक के जो मालिक लोग हैं इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, वहीं फ्री इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ पर फोकस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और सप्लाई के माध्यम से। एप्पल कंपनी केवल सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, बाकी के प्रोडक्ट की असेंबलिंग इंडिया और कुछ दूसरे देशों में हो जाती है। इसके कई पार्ट्स के प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कई अन्य देशों में भी होगी। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप की जो मोनोपोली होती है मार्केट में वो बनी रहती है। और जब मार्केट में मोनोपोली होगी तो कंपटीशन पैदा ही नहीं हो पाएगा या फिर पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा। गूगल धीरे धीरे मोनोपोली ही तो ले रहा है, कौन है इसके कंपटीशन में बता दो। अगर कोई दूसरा सर्च इंजन यूज करते हो तो बताओ, खास करके इंडिया में रहकर, चाइना में नहीं है गूगल।
उनके हर बात के खुद के ऐप होते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में रेगुलेशन नहीं होता है, टोटली डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होता है। मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम 1777 में पहली बार यूएसए में आया और यहां से कैपिटलिज्म यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक स्प्रेड होता गया। 1929 तक इस सिस्टम से हायर प्रॉस्पेरिटी अचीव हुई। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ज्यादातर लोग गरीब हो गए, इनइक्वालिटी बढ़ गई। तब सबको इस सिस्टम की खामियां भी समझ में आने लगी, यानी दिखने लगी। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल सक्सेस, इनोवेशन और बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्मूथ इन्वायरमेंट रहा लगभग 150 साल तक, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन होती है। इस सिस्टम में उनको इग्नोर कर दिया जाता है या उनकी समस्याओं को इग्नोर कर दिया जाता है जिनकी परचेजिंग पावर कम होती है। भाई तू एप्पल का फोन बना ले, डिमांड है, पर अपने तो गरीब आदमी है, ना मेरी डिमांड है ना मेरे सपने हैं। यहाँ तो आवश्यकता ही पूरी हो जाए, वही बहुत जरूरी बात है। मगर मार्केट में बनेगा ही नहीं तो कैसे खरीदूंगा? टमाटर की बात कर रहा हूं। हमारे जैसे लोग बस टमाटर खरीद ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। कहने का मतलब है स्टेट या गवर्नमेंट का वेलफेयर एक्शन गायब रहता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। भले ही आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर लो, मतलब अमीर ज्यादा टैक्स देगा, गरीब कम। जब इतनी कमियां दिखीं, तब जॉन मायनार्ड केन्स ने मैक्रो इकोनॉमी के रूप में नई ब्रांच सुझाई। इन्होंने एडवाइस दी कि पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मत रखो, कुछ ट्रेड्स अदर इकोनॉमिक सिस्टम के भी शामिल करो, सिंपल मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर चलो। एब्सोल्यूट मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में काम खराब हो जाएगा, या यूं कहें कि काम नहीं चलेगा। अगला इकोनॉमिक सिस्टम है नॉन मार्केट इकोनॉमी। इसकी ओरिजिन कार्ल मार्क्स के आइडिया से निकलकर आई है। इसके भी दो वेरिएंट हैं। एक सोशलिस्ट मॉडल जो पहले यूएसएसआर में था जब तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया यूएसएसआर का। इस मॉडल में स्टेट ओनरशिप रखता है, कंट्रोल रखता है कि नेचुरल रिसोर्सेस पर। वहीं दूसरा कम्युनिस्ट मॉडल जो चाइना में 1949 के बाद से आई थिंक 1985 तक रहा। इस मॉडल में स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ लेबरर पर भी कंट्रोल रखता है। सोशलिस्ट केवल नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखते हैं और कम्युनिस्ट लेबरर पर भी कंट्रोल रखते हैं। ये सिस्टम इवॉल्व ही हुआ है मार्केट इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए, और इसके कई और नाम भी हैं, जैसे स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आदि। नॉन मार्केट इकोनॉमी के भी कुछ फीचर्स देख लीजिए। इसमें कंट्री के सारे रिसोर्सेज का यूज सभी की वेलबींग यानी कि वेलफेयर के लिए होगा। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज तभी माना जाता है जब ओनरशिप सोसाइटी या कम्युनिटी की हो, मतलब सारे इकोनॉमिक रोल केवल स्टेट प्ले करेगा। इंडिविजुअली किसी के पास प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबरर्स का, और बस कुछ लोगों का प्रॉपर्टी पर होल्ड हो जाएगा, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट टोटली अब्सेंट रहता है, कोई कंपटीशन नहीं है, स्टेट की मोनोपोली है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में लोग अपनी एबिलिटी और नीड के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पाएंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे टैकल करना है ये स्टेट डिसाइड करेगा। ये सिस्टम 1919 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद बोल्शेविक यूएसएसआर में ट्राई किया गया था, फिर ईस्टर्न यूरोप तक यह स्प्रेड हो चला। इसीलिए इन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री भी कहते हैं, और इसकी प्योरेस्ट फॉर्म भी 1949 के चाइना में दिखी। इसकी भी कुछ खामियां थी। इस सिस्टम का एम था वेलफेयर का, लेकिन कोई आइडिया नहीं कि कैपिटल या वेल्थ क्रिएट कैसे होगी। स्टेट को प्रायोरिटी थी रिसोर्सेज के यूज में, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाता था, मिस एलोकेशन या वेस्टेज होता था। प्रॉपर्टी राइट नहीं था तो किसी को भी मोटिवेशन नहीं था कि वो हार्ड वर्क करे। मोटिवेशन नहीं है तो इनोवेशन भी नहीं आएगा। प्रोसेस ऑफ इंटरनल डिके स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सब कुछ स्टेट के पास है तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, लिबर्टी और फ्रीडम भी कम होगा। इस सिस्टम का एक मुख्य उद्देश्य तो यह भी था कि लेबरर्स को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का, लेकिन जब स्टेट ही सारे रिसोर्स ओन कर लेगा तो खुद ब खुद एक्सप्लॉयटर बन जाएगा या फिर एक्सप्लॉयटेशन का एजेंट बन जाएगा। स्टेट कैपिटलिज्म हो जाएगा।
इंटरनल डीके के कारण जो समस्या थी उसको सुधारने के लिए पोलैंड के इकोनॉमिस्ट ऑस्कर लैंग ने कहा कि भाई आप मार्केट इकोनॉमी के कुछ ट्रेड्स को भी शामिल करो, नहीं तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। मगर चाइना, सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज, यूएसएसआर लेट 1980s तक नहीं माने। फिर अंत में मानना पड़ा। यूएसएसआर ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम से ट्विन पॉलिसी लाए जो इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर और ओपन बनाता है कुछ हद तक। ऐसा ही ईस्टर्न यूरोप के देशों ने भी किया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर। चाइना भी ओपन डोर पॉलिसी लेकर आया। बेसिकली इन्होंने मार्केट इकोनॉमी के ट्रेड्स को मिक्स किया और यहीं से तीसरे टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी नाम दिया गया, जो भारत में है। इसमें मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी के अच्छे अच्छे ट्रेड्स को इन्वॉल्व किया गया है। चलो अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी समझ लो, लेकिन एक बात यह है कि ये बड़े ही क्लोज कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग समझना मुश्किल होगा। कंपेयर करके समझेंगे तो आसानी होगी। देखो, नॉर्म्स का मतलब होता है मानक यानी स्टैंडर्ड। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करता है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाया जा सके। कोई टेस्टेड फैक्ट नहीं होगा, बस ये बताएगी कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमी ये बताएगी कि इकोनॉमी एक्चुअली कैसी है, फैक्ट बेस्ड बातें करेगी। पॉजिटिव इकोनॉमी रियल डाटा गैदर करेगी और एनालाइज करती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी रिलाई करती है वैल्यू जजमेंट, थियोरेटिकल सिनेरियो और सब्जेक्टिव नॉलेज देती है। पॉजिटिव इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है क्योंकि डाटा बेस्ड यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल शब्दों में ये दो लाइन देख लो। पहली, वर्कर्स की वेज $5 पर आवर है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी है, मतलब यथास्थिति यही है, सच यही है, प्रूव कर सकते हैं हम इसे। दूसरा, श्रमिकों का वेतन $10 प्रति घंटे होने चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी का स्टेटमेंट है। आप बोलोगे 10 नहीं $20 पर आवर होनी चाहिए, मैं बोलूंगा $50 होने चाहिए। ये सब्जेक्टिव हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अलग अलग। पॉजिटिव इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव यानी डाटा फैक्ट बेस्ड बात करती है। जाओ रजिस्टर उठाकर देख लो, $5 पर आवर ही है। एक बताएगा क्या है और एक क्या होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो, एक सिनेरियो देखो जिसमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स को 50% तक रिड्यूस कर रही है। अब इसे देख करके जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव होगा वो कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेट करेगा। सरकार को इनकम टैक्स 50% तक कम करना चाहिए, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए जो इनकम होगी वो ज्यादा रहेगी, बचेगी, यानी सेविंग ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव देखिए क्या रहेगा। ये सही है कि इनकम टैक्स 50% कम देने पर लेबरर और उनकी फैमिलीज को हेल्प मिलेगी, सेविंग करने में उनके पास पैसे होंगे खर्चने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट के बजट के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है और फिजिबल भी नहीं है। अरे गवर्नमेंट तो चलती भी इसी दम पे है कि उन्हें टैक्सेस मिलते रहते हैं, और जब टैक्स ही घट जाएगा तो फिर गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी, चाहे वेलफेयर एक्टिविटी हो चाहे जो भी हो, कैसे करेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। यहाँ एक बार बुक रीड करना, और स्क्रीन पर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो मैं बोल नहीं पाया, इसलिए यहाँ भी नजर मारते रहना है आपको। चलो हो गया इंट्रोडक्शन। बाकी का एक इंग्लिश में जो फॉर्मेलिटी होती है जो यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत जरूरी होती है, अब मैं वो करने वाला हूँ। आई होप यू enjoyed learning about microeconomic as much as I enjoyed sharing this useful knowledge with you all. If you want more amazing content like this, don't forget to hit that subscribe button and give this video a thumbs up. Until next time, stay curious and keep exploring. Take care. Jai Hind.